Good evening class 12, Political Science, Chapter 4, South Asia and the Contemporary World. In this video, we will study notes from page number 91 to 93 only. This is the 7th video of this topic. We will continue the topic of India and Pakistan conflict. Let's start the topic. Point number 3. द आर्म्स रेस. बेटा आर्म्स रेस वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, आपने ये वर्ड कोल्ड वॉर में भी पढ़ा है. आर्म्स रेस है क्या कि कोई भी दो नेशन, जैसे कि यहाँ पर हमने आर्म्स रेस देखा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में. हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. तो हम आर्म्स रेस की बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच की आर्म्स रेस, यानी कि दोनों ही नेशन, मतलब ये आर्म्स रेस उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं हुआ जितना ज़्यादा कोल्ड वॉर के अमाउंट में, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे हुआ. दोनों ही नेशंस ने थोड़ा बहुत आर्म्स को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, न्यूक्लियर वेपन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है, या कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने की कोशिश की है. तो इस चीज़ का एक आर्म्स रेस दोनों नेशंस में मेंटेन रहा. The arms race between the two countries, India and Pakistan, understood है, टॉपिक इंडिया एंड पाकिस्तान ही चल रहा है. Assumed a new character with both states acquiring nuclear weapons. चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने 2 ईयर्स किए थे, जहाँ पर 1974 में इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब ऑक्यूपाई करता है और 1998 में पाकिस्तान. भी मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो मैं कैसे पीछे रहूँगा, मुझे भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही पड़ेगा. मतलब इट इज़ फॉर लाइक द सेफ्टी, कि पड़ोसी नेशन को ये ना लगे कि भैया मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो मैं इस पर कभी भी अटैक कर सकता हूँ या अटैक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो न्यूक्लियर पावर से लेस ही नहीं हूँ. और सामने वाले को भी ये लगे कि भैया अगर इसने मुझ पर अटैक कर दिया तो इसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो भी मुझ पर कभी भी अटैक कर सकता है. तो 1998 में और 1974 के बाद दोनों ही नेशंस को थोड़ा बहुत डर भी लगा एक दूसरे से, कि बाय चांस मान लीजिए कि कोई एक नेशन न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर दे और जो नेबरिंग नेशन है उसके ऊपर अटैक कर दे, जैसा कि हमने इंडिया और बांग्लादेश वाले पार्ट में, या फिर जब पाकिस्तान का जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पड़ रहे हैं तब भी ये चीज़ एक टेंशन वाली बात है कि अगर कोई अपने आप को सेफ दिखाने के लिए या फिर किसी वॉर को स्टार्ट करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर देगा तो उसके लिए अकाउंटेबल और आंसरेबल कोई नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब का जो रिएक्शन है उसे आप रोक नहीं सकते किसी भी तरीके से एक ओपन एयर में. तो यहाँ पर एक टेंशन की सिचुएशन दोनों नेशंस के लिए बनी, तो इसको बाद में थोड़ा सा कूल्स डाउन करने के लिए एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए. The arms race between the two countries assumed a new character, with both the states acquiring nuclear weapons and missiles to deliver such arms against each other in 1990s. और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इन आर्म्स रेस को कंट्रोल भी करने की कोशिश की गई 1990s तक आते आते, ये आप याद रखेंगे. एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन. एग्रीमेंट किया गया, किसको प्रोहिबिटेट किया गया है, न्यूक्लियर वॉर को, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब के यूज़ को प्रोहिबिटेट या मना किया गया है. और ये एग्रीमेंट 1988 में हुआ, जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और उसे रेट्रीफाई या फिर दोबारा से थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए 1990 के टाइम पीरियड में. द फर्स्ट मिलिट्री एक्सचेंज टुक प्लेस. मिलिट्री एक्सचेंज बेसिकली बेटा क्या होता है कि दोनों की मिलिट्री आपस में मिलती है. इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ अ गेट टुगेदर, एक फ्रेंडली रिलेशंस बनाने की कोशिश करने, मतलब इट्स लाइक अ स्टेप जहाँ पर आप फ्रेंडली रिलेशंस बनाते हैं. तो 1992 जनवरी में ये सबसे पहली बार हुआ आज़ादी के इतने सालों बाद, एज पर द एग्रीमेंट. और इस मिलिट्री एक्सचेंज में भी कुछ डिसीजंस लिए गए. वो डिसीजन बेसिकली क्या था कि एज पर द एग्रीमेंट इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, कि दोनों ही नेशंस ने अपने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को कहाँ कहाँ
मतलब इंस्टॉल कर रखा है वो बताएंगे, ताकि अगर कभी भी किसी भी एरिया से बॉम्ब एक्टिव होता है तो एक दूसरे नेशंस को इन्फॉर्मेशन पास की जाएगी और सेफ्टी इश्यूज़ के लिए दोनों ही नेशन एक दूसरे के लिए काम करेंगे। इसके अलावा ये पॉइंट रिपीटेड है पेज नंबर 1 से ही नोट्स के, कि स्माइलिंग बुद्धा और शिगाई 1 के नाम से दोनों नेशंस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाया, पहली बार 1974 में इंडिया ने और 1998 में पाकिस्तान ने। पॉइंट नंबर 4, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम्ड पाकिस्तान। और बेटा प्लीज़ ये याद रखना कि ये ब्लेम गेम जो है ना, इंडिया का पाकिस्तान को और पाकिस्तान का इंडिया को, ये ब्लेम गेम हमेशा से और बहुत लंबे समय से चलता रहा है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर यूजिंग स्ट्रैटेजी फॉर लो की वायलेंस बाय हेल्पिंग कश्मीरी मिलिटेंट्स वर्ड का मतलब हम लोगों को पता है कि आप मनी दे के लोगों को फोर्स करते हो कि आप वहाँ पर अटैक करें या वायलेंस क्रिएट करें। तो इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम किया किस चीज़ के लिए, कि पाकिस्तान के लोग मिलिटेंट्स तैयार करते हैं, उनको आर्म्स देते हैं, मतलब हथियार दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, मनी दिया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, ताकि वो कश्मीर के अंदर वायलेंस क्रिएट कर सके। तो इट वॉज अ ब्लेम ओवर पाकिस्तान। पॉइंट नंबर 9, इंडिया गॉट ऑल्सो बिलीव, यानी कि अब इंडियन गवर्नमेंट ये भी बिलीव करती है कि ये जो अगर ये चीज़ है ना बेटा, वैसे तो लास्ट ईयर तक हमारे सिलेबस में थी, इस साल आपके सिलेबस से कट कर दी गई है। आप सब लोगों ने जब भी आप इंडिया की स्टेट लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आपने पंजाब का नाम लिखा होगा। तो पंजाब एक ऐसा स्टेट रहा इंडिया में जहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखने को मिले। सेपरेटिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है जब एक नेशन किसी भी एरिया से अलग होने की डिमांड कर रहा है, तो आप सेपरेट होने की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। और सेपरेट होके आपको क्या मिलेगा, आपको एक इंडिपेंडेंट नेशन प्रोवाइड मिल जाएगा, आप अपना एक ऑटोनॉमी चलाएंगे। और पंजाब के अंदर ये मूवमेंट चलाया गया कि हम जो सिख कम्युनिटी है अपना एक अलग रिलीजन के बेसिस पर एक अलग नेशन बनाएंगे और हम इंडिया से इंडिपेंडेंट या अलग होना चाह रहे हैं। ये डिटेल में है नहीं इस साल, बट आप सेपरेटिस्ट मूवमेंट याद रखें। नेशन का एक पार्ट या एक रीजन या एक स्टेट जो कि नेशन से अलग होकर एक सेपरेट रीजन या सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहे, तो इसके अंदर पंजाब ने डिसाइड कर लिया या सिख कम्युनिटीज़ ने डिसाइड कर लिया कि वो एक खालिस्तान नाम से एक स्टेट नेशन बनाएंगे, इंडिपेंडेंट नेशन बनाएंगे। और इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट का नाम भी खालिस्तान मूवमेंट ही रखा, जो कि लगभग 10 सालों तक चली और बहुत मुश्किलों के बाद इस पूरे मूवमेंट को सक्सेसफुली ख़त्म किया गया। और इंडिया ने ये बिलीव किया कि ये जो प्रो खालिस्तान मिलिटेंट्स काम कर रहे थे पंजाब में, इनको आर्म्स और बॉम्ब्स हैं या वेपन्स हैं, मनी है, ट्रेनिंग है, एम्यूनिटेशन है, यानी कि गोला बारूद जो सब चीज़ें चाहिए होती हैं, ये सभी चीज़ों की हेल्प उनको पाकिस्तान से मिल रही थी। तो इस मूवमेंट को बहुत डिस्कशन और डिटेल में जाकर इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू रिजॉल्व करवाया गया और खालिस्तान मूवमेंट को ख़त्म करवाया गया। पॉइंट नंबर 9 हमें ये कहता है दैट द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI is allied to be involved in various anti-Indian campaign in India's northeast operating secretly through Bangladesh and Nepal। अब बेसिकली बेटा ये ISI का नाम आप लोगों ने कई बार सुना भी है, ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहते हैं इसे। ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या जो वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके थ्रू इनको एड्स प्रोवाइड होते हैं, और इनके ऊपर ये ब्लेम लगाया गया है दैट कि जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है या फिर इस तरफ पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, तो इन सभी रीजन में या जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पर
अलग अलग छोटी छोटी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और वहाँ पर मिलिटेंट्स को मोटिवेट किया जाता है, लाइक फॉर द सेक ऑफ मनी, कि आप नेपाल की साइड से गोरिल्ला मूवमेंट जो चलते रहे, बांग्लादेश की साइड से जो इस तरफ आपके पास नेक्सलाइट्स मूवमेंट चलते रहते हैं, इन सभी को एक्टिव रखने में या फिर एंटी इंडियन कैंपेन चलाने के लिए आईएसआई बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और काम करता है। तो ये एक ब्लेम लगाया गया। अब यहाँ पर तो बेटा पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 में हमने ब्लेम्स की बात की इंडिया की तरफ से। पॉइंट नंबर 7, Pakistan used to blame India for fomenting trouble in provinces of Sindh and Balochistan. बेटा जिस तरीके से हमने प्रीवियस 4, 5, 6 पॉइंट्स में देखा कि इंडिया भी कई बार ब्लेम करता है, जैसे कि खालिस्तान मूवमेंट को मोटिवेट किया गया, ठीक है, मिलिटेंट्स को अपॉइंट किया गया, आर्म्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, तो सेम ब्लेम गेम जो है पाकिस्तान की तरफ से भी आया इंडिया के लिए कि जो पाकिस्तान का सिंध और बलूचिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है या जो ट्रबल वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया के एक्टिविटीज़ है। पॉइंट नंबर 8 बेटा रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से सॉल्व किया गया उसके बारे में है। पॉइंट नंबर 8 रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिवर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग हुआ। 1960 इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, इंडस वाटर ट्रीटी। बेटा ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कह सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी कह सकते हैं, ज़्यादातर इंडस वाटर ट्रीटी वर्ड यूज़ किया जाता है एग्ज़ाम वगैरह में। और इस ट्रीटी को साइन करवाने में वर्ल्ड बैंक ने दोनों ही नेशंस की बहुत ज़्यादा हेल्प की और ये एक सक्सेसफुल एग्रीमेंट रहा जहाँ पर 3 रिवर्स के वाटर के ऊपर इंडिया को फुल फ्लेज कंट्रोल मिला, ब्यास रावी एंड सतलुज, और जो रेस्ट ऑफ द रिवर्स हैं इंदस, चेनाब एंड झेलम, इनके ऊपर पाकिस्तान को फुल फ्लेज कंट्रोल मिला। Last point of this topic is like the two countries are not in an agreement over the demarcation of Sar Creek line, ये जो border distribution है सर क्रीक रन ऑफ कच्छ के अंदर, रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात, तो गुजरात और सिंध के बीच में ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, जिसको आप सर क्रीक के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर दोनों ही नेशंस का तो नहीं पर यस पाकिस्तान बहुत बार ऑब्जेक्शन उठाता है कि ये जो रीजन है वो हमारा है, सिंध के इस तरफ वाला यानी कि रन ऑफ कच्छ वाला कुछ रीजन वो कहते हैं कि इट बिलोंग्स टू देम, तो उसके ऊपर कई बार हमारे पास क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो ये एरिया के ऊपर ऑब्जेक्शन इसलिए उठा क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये मिनरल से रिच है, गैस डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर, और ऑब्वियसली अभी ये रीजन इंडिया के अंडर आ रहा है और दोनों ही नेशन, इंडिया इसे देना नहीं चाह रहा क्योंकि ये मिनरल से रिच है और पाकिस्तान की डिमांड है कि मिनरल से रिच है तो ये मुझे मिलना चाहिए। द एरिया हैज़ वास्ट अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन दैट इज़ रिच विद गैस एंड मिनरल्स डिपॉजिट्स। तो बेटा जब हम लोग पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं तो वी हैव सीन दैट कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ वॉर्स हुए, 4 वॉर्स के बारे में हम लोगों ने बात की। उनके बाद कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए ताकि उन वॉर्स के आउटकम्स को थोड़ा बहुत सेटल डाउन किया जा सके। हमने और भी कुछ रीजन्स की बात की है जो कि दोनों ही नेशन के बीच में क्वेश्चनेबल है कि वो किसका पार्ट है, ठीक है। तो हमारे लिए ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेम टॉपिक या पूरा का पूरा जो आंसर है हम चैप्टर में कई जगह, हमारे अलग अलग आंसर्स में कई जगह पर, और हमारी जो बुक का सेकेंड पार्ट है वहाँ पर भी हम इसे कई बार यूज़ करेंगे। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू ऑल नीड टू लर्न ऑल द फैक्ट्स एंड द स्टोरीज बिहाइंड द फैक्ट्स जो कि इसमें लिखी गई हैं। In the next video we will study about the relations between or among the nations of the SAARC only, कि
इंडिया और बांग्लादेश में कैसे रिलेशंस हैं या वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स क्या हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इंडिया और नेपाल में क्या रिलेशंस हैं, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में बात की जाएगी, मालदीव्स के बारे में बात की जाएगी और एंड में इस टॉपिक को हम लोग कंक्लूड करेंगे।